हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इस सीरीज के क्रम में देखिए, आज हम सेट नंबर 34 को डिस्कस करेंगे, जो हमारे होने वाले आगामी रेलवे एसएससी के सारे एग्जामों के लिए जो हमारा रीजनिंग का जो ये प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, और दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा पहला कि नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 जो हैं वो किसी प्रकार से संगत है और एक जो है इसमें से असंगत है। जो असंगत वाला क्वेश्चन है ना, जो है वो हमें सॉल्व करना है, वो हमें पता करना है। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब दिया हुआ है जियो, वोडाफोन, एयरटेल और अमेजन। जियो, वोडाफोन और एयरटेल, ये क्या है? ये तीनों दूरसंचार कंपनियां हैं। जियो, वोडाफोन और एयरटेल जो है ये दूरसंचार कंपनी है। जबकि अगर हम यहाँ पे अमेजन की बात करें तो अमेजन जो है ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। अमेजन जो है यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म हो जाएगा, जबकि जियो, वोडाफोन और एयरटेल जो है ये टेलीकॉम से रिलेटेड है। ओके, तो हमारा यहाँ पे भिन्न क्या हो गया, यानी कि अलग क्या हो गया? तो अलग हो गया हमारा अमेजन, यानी कि ऑप्शन नंबर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, असंगत ढूंढना था, हमने असंगत को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए 2 शब्दों के बीच में है। ओके, अब यहाँ पे कहने का इसका मतलब है कि जिस प्रकार से गैंडा का संबंध सिंह से है, गैंडा के संबंध को सिंह से यहाँ पे बताया है, उसी प्रकार इन चारों में से किसका संबंध किससे, जो करेक्ट है हमें पता करना है। अब देखो आप, हाथी का संबंध दिया है गजदंत से, मतलब कि हाथी के पास क्या होता है? तो हाथी के पास हाथी की दांत होती है ना जी, हाथी के पास गजदंत हो, दांत तो सबके पास होता है। गजदंत जो हाथी की दांत होती है उसे गजदंत कहते हैं। तो हाथी का संबंध गजदंत से दिया है। अच्छा, आगे देख लो, गाय का संबंध बछड़े से, कुत्ता का भौंकने से और गधा का रेंकने से। अब गैंडे का संबंध सिंह से है। जैसे गैंडे के शरीर पे उसके लिए जो इम्पोर्टेंट सिंह है, उसी तरह हाथी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है उसके लिए? तो गजदंत, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों। हाथी का गजदंत से हो जाएगा, क्योंकि ये इसके शरीर की शोभा है। जबकि गाय का बछड़ा, कुत्ते का भौंकना, गधे का रेंकना, ये अलग क्रियाएं हो गई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि किसी कूट भाषा में, देखिए फॉरवर्ड को क्या लिखता है, वो फॉरवर्ड को लिखता है 1 2 3 4 5 3 6 और वाटर को क्या लिखता है? वाटर को लिखता है 4 5 7 8 3। यानी कि फॉरवर्ड का कोड दिया गया है 1 2 3 4 5 3 6 और वाटर का कोड जो दिया गया है 4 5 7 8 3 दिया गया है। ओके, तो हमें इसी तरह से रिटार्ड का जो कोड है यहाँ पे पता करना है। रिटार्ड के कोड को हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। RETARD। अच्छा, आप समझिए फॉरवर्ड, तो इसमें आर है, हाँ आर है, आर लास्ट से दूसरा है, तो आर के लिए कोड क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, हमने 3 लिख लिया। अगर ई की बात करो आप, तो ई देखो, ई किस में है? ई वाटर में है, यानी कि ये भी दूसरे नंबर पे लास्ट से, तो 8 हो गया। टी की बात करो तो टी देखो कहाँ है? टी वाटर में है और तीसरे नंबर पे, यानी कि 7 हो गया। ए अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो ए का यहाँ पे देखिए वाटर में ए के लिए क्या दिया गया है? कोड 5 दिया गया है। आर का अभी हमने लिखा है 3 और डी की बात करें तो फॉरवर्ड में डी का लास्ट में 6 है। ओके, यानी कि रिटार्ड का जो हमारा कोड हो गया 387536। कौन सा ऑप्शन देख ले दोस्तों यहाँ पे हम लोग, देखो आप 387536, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल हमारा करेक्ट है। समझ में आया दोस्तों? यकीन मानिए, एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यही लेवल आपको एसएससी, रेलवे, यहां तक कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब इससे अलग क्या देगा। इसी प्रकार के ना क्वेश्चन आएंगे, अगर कोडिंग के तो इसी तरह के आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया आपको? ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, मज़ेदार क्वेश्चन है। हाँ, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और हमें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा
वो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और आप समझो यहाँ से, ये अल्टरनेट सीरीज है, कैसे आप पहचानोगे? अल्टरनेट सीरीज पहचानना है तो देखो, आप यहाँ पे 3 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 9 दिया है, यहाँ पे 16 दिया है, 13 दिया है, फिर 8 दिया है। तो चलिए अल्टरनेट सीरीज के तौर पे इसे हम लोग चेक करते हैं। 3 के बाद क्या दिया है? 5 दिया है। ओके जी। 5 के बाद क्या दिया है? 9 दिया है। तो 9 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? और उसके बाद 23 दिया है। अच्छा, समझते हैं अगर हम, तो 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है। 5 और 9 की बात करें तो 4 का डिफरेंस है। तो अगर 2 है, 4 है, और 9 और 6, 9 देखो यहाँ पे आप 3 और 5 में 2 का है, 5 और 9 में 4 का है। तो जैसे 2, 4, अगर 6 का अगर डिफरेंस करके हम यहाँ पे चेक कर लें, तो 9 में अगर 6 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 9 और 6 कितना हो गया? 15 हो गया। अगर इस क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे हम 15 रखते हैं, यहाँ पे अगर हमने 15 रखा, तो अब जैसे 2 है, 4 है, 6 है, तो 15 और 23 के बीच में 8 होना चाहिए। तो 15 और 8 23, यहाँ की इसका मतलब कि यहाँ पे 15 जो है सूटेबल है। सब में 2-2 का क्रम जो है वो बढ़ा है। +2 यहाँ पे देखो, +2 कर दिया, फिर +2 कर दिया, फिर +2 कर दिया। समझ में आया? अल्टरनेट में वो सीरीज में 2-2 जो है वो बढ़ा रहा है। जैसे 3 के बाद 5, 5 के बाद फिर 9 किया, 9 के बाद फिर 15 किया, और 15 के बाद फिर 8 किया, यानी कि 2, 4, 6, 8 इसमें ऐड किया है। ओके। अच्छा, चलो आप, ये तो हो गया हमारा 15, यानी कि ऑप्शन में कहीं 15 है तो देखो ऑप्शन में बी वाले में 15 है, और किसी में 15 है भी नहीं। ऑप्शन तो हमारा बी ही सही होगा। ओके। अब ऊपर वाला हम देख लेते हैं। 16 है से 13 है, 13 के बाद क्या है? 8 है, 8 के बाद क्या है हमें पता करना है, उसके बाद क्या है? -8 है। ओके जी। अब देखो आप, 16 के बाद 13 है, यानी कि -3 हुआ है। 13 के बाद 8 है, तो यहाँ पे -5 हुआ है। तो -3 -5, अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो -7 हम करके एक बार चेक कर सकते हैं ना। तो -7 करो, तो 8 में -7 करो आप, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ गया। 1 आ गया। आगे चेक कर लेते हैं -9 करके, -9 करके चेक कर लो आप अगर यहाँ पे, तो 1 है, 1 में -9 करेंगे तो -8, यानी कि ये भी सही है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे एक में 15 आया और एक में 1 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया आप लोगों को? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे समझो आप कह क्या रहा है। जैसे ये यहाँ पे 3 है, ये 8 है, ये 14 है, 40 है, ठीक है, 12 है और 4 है, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, मैं आपको थोड़ा सा इसे क्लियर करता हूँ, वैसे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आप, हाँ, अब देखो यहाँ पे ये 8 है, 8 है यहाँ पे, सॉरी, ये 8 है और ये कितना है? 40 है। ये 12 है और ये कितना है? 4 है। अब हमें करना क्या है कि 8, 40, 12, 4, 15, 20, 5, 2, 16, 6, 9 और 2। अब देखो यहाँ पे जो गोला वाला ऊपर है ना, इसके स्थान पे क्या आएगा हमें पता करना है। यानी कि ये जो नीचे जो अंक दिए हुए इसी का यूज करके तो हल सॉल्व करेंगे ना जी। तो क्यों ना हम इन लोगों के इन अंकों से पता करें कि गोले वाले में कैसा आ रहा है, क्योंकि गोला वाला भी हल करना है। अगर 8 है और 40 है, 8 और 40 को ऐड करो तो कितना होता है? 48। नीचे वाले को ऐड करते हैं, 12 और 4 को ऐड करें तो कितना हो गया? 16 हो गया। क्या इन संख्याओं से 3 हम ला सकते हैं? 48 और 16 से? हाँ जी, एक डिवाइड की भी तो बस बात है, 3 आ गया। यानी कि इन दोनों का जो ऊपर वाले अंक है उनका एडिशन हुआ, नीचे वाले जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका एडिशन हुआ, उसके बाद दोनों का ऐड करके हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 3 आ गया। तो सीधी सी बात है, दूसरा भी उसी तरह होगा। 15 और 20 को ऐड करो कितना हुआ? 35। 5 और 2 को ऐड करो कितना हुआ? 7। दोनों को डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा? 5 आ रहा है। हाँ जी, इस गोले वाले में भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है। अब ये क्वेश्चन मार्क वाला हल करना है। तो जब क्वेश्चन मार्क वाला हमें सॉल्व करना है तो देख लेते हैं, वही प्रोसेस होगा। 16 और 6 कितना होता है? 22 होता है, ऊपर वाला हल के। नीचे 9 और 2 कितना होता है? 11 होता है। दोनों को डिवाइड करो आप, तो 11 से 22 कितने बार में जाएगा? तो 2 बार में जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ क्या जाएगा? तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 2 आ जाएगा। 2 दिया हुआ है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट है जी।
समझ में आया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री जेड जो है वो पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। अच्छा, श्री जेड का मुंह जो है पूर्व की ओर है, यानी कि अगर हम यहाँ से बात करें तो ये श्री जेड है, वो ऐसे पूर्व की तरफ उनका मुख है। ये श्री जेड है, उनका मुख पूर्व की ओर है। वे बाएं मुड़ते हैं, यानी पूर्व से जब बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पे चलेंगे? बाएं यानी उत्तर की तरफ जाएंगे। वो यहाँ से बाएं मुड़ते हैं और उत्तर की तरफ चलते हैं। रुको रुको रुको, आप 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करके अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखिए, ये श्री जेड है, ये ऐसे पूरब की तरफ वो स्थित है। वो स्थित क्या है? मतलब पूरब की तरफ उनका मुख है। अच्छा, वो क्या है कि वो फिर पूरब से अपने बाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं और उत्तर की तरफ जाएंगे। ठीक है, बाएं मुड़े, ओके, बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर ए पे पहुंचते हैं। बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं और बिंदु ए पे पहुंचते हैं। ये हो गया बिंदु ए, ओके, बिंदु ए पर पहुंचते हैं। फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पे पहुंचते हैं। फिर बाएं मुड़ते हैं, ओके जी, चलिए फिर बाएं मुड़ाते हैं। चलिए, ये फिर बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पे पहुंचते हैं। अच्छा, अब ये बिंदु बी है, यहाँ 4 किलोमीटर चलकर वो बिंदु बी पे आ गए। कह रहे वो फिर दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पे पहुंचते हैं। दाएं मुड़ेंगे तो अब ऊपर की तरफ जाएंगे। दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं और किस बिंदु पे पहुंचते हैं? ये बिंदु सी पे पहुंचते हैं। और अंत में दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर, अंत में दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पे पहुंचते हैं। ऐसे मुड़ के बिंदु डी पे पहुंचते हैं, ओके, ठीक है, बिंदु डी पे। अब कह रहा है कि बी पर श्री जेड किस ओर सम्मुख है? बी पर, अच्छा, बिंदु बी पर जब वो पहुंचे हैं तो वो किस तरफ उनका मुंह है? अच्छा, तो जब ये यहाँ पे ये हमारा डायग्राम बन गया, अब वो जो एक देखो, अब जब बिंदु बी पे आ रहे हैं तो किस दिशा से आ रहे हैं? ऐसे आ रहे हैं, तो किस दिशा से आ रहे हैं? पश्चिम दिशा से आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि एक ये जो है वो हाँ, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। एक परिवार में 3 जोड़े समेत 7 परिजन हैं। 3 जोड़े हैं यानी 3 शादीशुदा लोग हैं और टोटल 3 शादीशुदा लोग हैं और टोटल जो है वो 7 परिजन है। टोटल 7 परिजन है, 3 शादीशुदा लोग और टोटल 7 परिजन है। ठीक है, अब देखिए, कलाकार की शादी राजनेता से हुई है। कलाकार की शादी, जो कलाकार है, कलाकार की शादी किससे हुई है? कलाकार की जो शादी है वो किससे हुई है? कलाकार की शादी हुई है राजनेता से। कलाकार की शादी हुई है राजनेता से, ओके, ये हो गया। और उनके 3 बच्चे हैं, यानी कि कलाकार की जो शादी राजनेता से हुई है तो इनके 3 बच्चे हैं, ओके। शिक्षिका लेखाकार की जेठानी है जो इंजीनियर की पत्नी है। अच्छा, डॉक्टर और कारोबारी दोनों भाई हैं। एक चीज़ देखो, जो कह रहा है हमसे कि लेखाकार जो है वो शिक्षिका की जेठानी है। लेखाकार, जो लेखाकार है वो किसकी जेठानी है? तो शिक्षिका की जेठानी। अब समझिए, यहाँ पे लेखाकार जो है वो शिक्षिका की जेठानी है, यानी कि शिक्षिका की जेठानी का मतलब कि लेखाकार का कोई भाई होगा, अरे सॉरी, लेखाकार का जो पति है उसका भाई होगा, उसकी पत्नी शिक्षिका है ना जी। अच्छा, जो इंजीनियर की पत्नी, अब यहाँ पे समझिए कि शिक्षिका लेखाकार की जेठानी है और जो इंजीनियर की पत्नी यानी लेखाकार की पत्नी इंजीनियर की पत्नी है। इंजीनियर की पत्नी कौन है? लेखाकार। इंजीनियर है ये, इंजीनियर की पत्नी कौन है? लेखाकार है। तो ये पत्नी है तो माइनस हो गई, इंजीनियर प्लस हो गया, ओके। अब देखिए, लेखाकार की जेठानी है शिक्षिका, तो यानी कि इंजीनियर का कोई भाई होगा तभी ना जी इसकी पत्नी शिक्षिका होगी। तो इंजीनियर का भाई कौन है? कह रहे कि डॉक्टर और कारोबारी दोनों भाई हैं। डॉक्टर और कारोबारी दोनों भाई हैं, तो डॉक्टर
कारोबारी हो गया ये, और डॉक्टर, ये दोनों क्या हैं, डॉक्टर और कारोबारी दोनों भाई हैं। इनमें से शिक्षिका का पति कौन हो सकता है? अच्छा, तो जो इंजीनियर की पत्नी है, डॉक्टर और कारोबारी दोनों भाई हैं। अच्छा ठीक है, तो कारोबारी की ये पत्नी हो गई। अब एक चीज़ यहाँ पे आप समझिएगा, अब देखिए ये हमारा डायग्राम बन के तैयार है, ये हमारा यहाँ पे डायग्राम बन गया है। टोटल हमें 3 जोड़े चाहिए, तो देखो एक जोड़ा हो गया कलाकार और राजनेता, लेखाकार और इंजीनियर। अब यहाँ पे कारोबारी डॉक्टर और शिक्षिका है, तो या तो कारोबारी की पत्नी होगी शिक्षिका, या तो डॉक्टर की पत्नी होगी शिक्षिका, क्योंकि यहाँ पे इसके संबंध में कोई एकदम फैक्ट डेटा नहीं दिया। 7 परिजन होने चाहिए, तो 1 2 जबकि 7 परिजन तो हमारे हो गए, 5 ऊपर 2 7, और इनके 3 पुत्र हैं। जो कह रहा है कि कलाकार के परिवार में 3 जोड़, कलाकार और की शादी राजनेता से हुई और उनके 3 बच्चे हैं। तो कलाकार की शादी राजनेता से हुई 3 बच्चे हैं, तो एक इंजीनियर बच्चा हो गया, एक कारोबारी हो गया, एक डॉक्टर हो गया, 3 बच्चे भी हो गए। ये हमारा डायग्राम ऐसे बना है, ठीक है। अब समझिए, कह रहा है कि इनमें से कौन शिक्षिका का पति हो सकता है। तो शिक्षिका का पति की बात करें तो कारोबारी और डॉक्टर ये दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन में आप देखो, ऑप्शन में सिर्फ डॉक्टर दिया हुआ है, तो डॉक्टर को ही हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 सही है। नहीं तो अगर कारोबारी दिया होता तो कारोबारी होता, लेकिन डॉक्टर दिया है, कोई एक दिया है, तो एक ही पति होगा। चलिए, दोनों तो होंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि ई का अर्थ प्लस, एफ का अर्थ गुणा, जी का अर्थ भागा और एच का अर्थ माइनस है, तो इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सिंबल्स के जगह पे जो लेटर दिए हुए हैं उनके जगह पे जो है सिंबल्स को उसे पुट करना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। अब देखो आप, यहाँ पे दिया हुआ है 81, एच का मान क्या है दोस्तों, तो एच का मान है -1। जी का मान क्या है, तो जी का मान है भागा 17, ठीक है। एफ एफ का मान क्या है, सॉरी, एफ का मान क्या है, एफ का मान है गुणा 102, ओके। जी का मान है फिर यहाँ पे भागा 6, एफ का मान फिर है यहाँ पे गुणा 34, और एच का मान है -6, ओके। ये हो गया। अब आप एक देखो, यहाँ पे रुकिए थोड़ा समय, आप लोग के लिए इजी हो जाएगा ही। अगर 1/17 यहाँ पे कर दें हम, 1/17 गुणे 102/6 गुणे 34 - 6। अब देखो आप, 17 से 6 बार में गया, 17 छक दिलोतर से, मतलब 102, ये 17 से 6 में, 6 से 6 ये ख़त्म हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, 81 -34 और -6, यही बचा ना। तो 81 तो ये हो गया, और -40, 34 - 6 -40, तो कितना हो गया 41। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ओके, समझो यहाँ पे डेटा में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों डेटा में हमें दिया हुआ है नदियाँ, झीलें, पहाड़, जल और निकाय। अच्छा, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो तो जल निकाय मतलब कि पानी के स्रोत। तो पानी के स्रोत कौन कौन से, नदियाँ और झीलें। अगर ये बड़ा सा जल निकाय है तो जल निकाय यानी पानी के स्रोत, तो पानी के स्रोत के अंदर कौन कौन हो जाएंगे, नदियाँ हो जाएंगी और झीलें हो जाएंगी। अगर ये जल निकाय है बड़ा वाला हिस्सा, तो पानी के, ये अगर जल निकाय है तो ये क्या है, ये नदियाँ हो गई और ये झीलें हो गई ना जी, क्योंकि पानी के स्रोत ही तो दोनों है ना। तो पानी के स्रोत के ही अंदर आएंगे ना नदियाँ और झीलें। तो ये बड़ा वाला हिस्सा कौन सा हो गया हमारा, बड़ा वाला हिस्सा हो गया हमारा जल निकाय, और उसी के अंदर डायग्राम में आ जाएंगे नदियाँ और झीलें, ठीक है। और जो पहाड़ है तो ये तो अलग है, तो इसको हम अलग से ऐसे डायग्राम बनाएंगे। मतलब कुल मिलाकर समझिए, जल निकाय, नदियाँ और झीलें ये एक है, और पहाड़ जो है अलग है, क्योंकि ये जल निकाय, नदियाँ और झीलें ये पानी के स्रोत हैं, यहाँ पे स्रोत बता रहा है। ओके, तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अब आप देखो ऐसे डायग्राम कहीं पे है, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। आगे बढ़िए।
कह रहा है कि निम्न प्रदर्शित वेन आरेख के अनुसार बिग क्लेवर पैरट का अर्थ क्या है। बिग क्लेवर पैरट का अर्थ क्या है? कहने का इसका मतलब है कि बिग क्लेवर पैरट जो है वो किस हिस्से में आएगा। तो अब देखो, अब बिग क्लेवर और पैरट यानी हमें वृत्त वाला सर्कल छोड़ के कॉमन ढूंढना है यहाँ पे, वही बिग पैरट और हमारा क्लेवर होगा। ये वाला हिस्सा निकाल दो, मैं इसे रेड से डार्क कर देता हूँ, इसे हमें नहीं ध्यान देना है बस। और बाकी हमें अब ये जो हट जाए तो आप देखो तीनों में कॉमन कौन है, यानी कि वृत्त में, वर्ग में और आयत में कॉमन क्या है। तो कौन सा लेटर जो है कॉमन है रेड वाले को छोड़ के। तो रेड वाला तो हट गया, रेड वाले में एफ और आई है, तो ये तो ख़त्म हो गया। अगर कॉमन की बात करें तो जी दिख रहा है दोस्तों, जी जो है हमारा वर्ग में भी है, जी नहीं, सी वाला, सी होगा, क्योंकि सी जो है, सी वाले में त्रिभुज भी आ रहा है, सी वाले में वर्ग भी आ रहा है और सी वाले में हमारा आयत भी आ रहा है। तो कौन सा बिग क्लेवर और पैरट का हिस्सा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो कॉमन है ना तीनों में, यानी कि पैरट, आप पैरट बिग छोड़ो ना, ये वर्ग में, इस आयत में और इस त्रिभुज में जो कॉमन है तीनों में, उसका वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनीत, कौशल, राखी और जगजीत 4 मित्र हैं। पुनीत और कौशल रग्बी और क्रिकेट खेलते हैं। ये क्या है यार? पुनीत, कौशल, राखी, जगजीत, अच्छा पुनीत, कौशल, राखी और जगजीत 4 मित्र हैं। अच्छा, पुनीत, कौशल, राखी और जगजीत, ये 4 मित्र हैं। ठीक है, ये 4 मित्र हैं, अच्छी बात है। अब कह रहा है कि ये जो हैं, ये 4 मित्र जो हैं वो कोई ना कोई खेल खेलते हैं, उनसे संबंधित हमें डेटा दिया है, वो हमें पता करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि पुनीत और कौशल रग्बी और क्रिकेट खेलते हैं। पुनीत और कौशल जो है वो क्या खेलते हैं? पुनीत और कौशल जो है रग्बी और क्रिकेट, रग्बी और क्रिकेट, कौन, सॉरी क्रिकेट के लिए की कहाँ से आने लगा यार? रग्बी और क्रिकेट, रग्बी और क्रिकेट, पुनीत और कौशल खेलते हैं। ये वाला हो गया, पुनीत और कौशल रग्बी और क्रिकेट खेलते हैं। अब देखो क्या कर रहा है, कौशल और राखी रग्बी और बैडमिंटन खेलते हैं। कौशल और राखी जो है रग्बी और बैडमिंटन। अब चूंकि रग्बी तो कौशल खेलता ही है, तो यहाँ पे बैडमिंटन हो जाएगा ना जी, क्योंकि देखिए करें कौशल और राखी रग्बी और बैडमिंटन खेलते हैं, तो जो राखी वाला हिस्सा है वो रग्बी और बैडमिंटन में आ गया, और कौशल में जो है वो हमारा बैडमिंटन होगा, क्योंकि रग्बी तो पहले से खेलता ही है। ठीक है, अब देखिए तीसरा वाला, पुनीत और जगजीत क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं। पुनीत और जगजीत क्रिकेट और बास्केटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल कौन खेलते हैं? तो पुनीत और जगजीत। तो पुनीत को हम बास्केट खिला देते हैं, क्रिकेट तो खेलता ही है, बास्केटबॉल। ओके, राखी और जगजीत बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलते हैं। राखी और जगजीत, राखी बैडमिंटन और बास्केटबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल, तो राखी बास्केटबॉल खेलेगी, क्योंकि बैडमिंटन तो खेलते ही है, और ये बैडमिंटन खेलेंगे, ये बैडमिंटन खेलेंगे। ये हमारा हो गया, यही हमसे डेटा पूछा था। ठीक है, रग्बी क्रिकेट बास्केट, देखिए पुनीत का हो गया हिस्सा रग्बी क्रिकेट बास्केटबॉल, कौशल का हो गया हमारा रग्बी क्रिकेट और बैडमिंटन। ओके, अब हमारा ये कौन सा है? राखी का हमारा हो गया रग्बी बैडमिंटन और बास्केटबॉल, और जगजीत का हो गया क्रिकेट बास्केटबॉल और बैडमिंटन। हो गया हमारा, यही डेटा ऐसे सॉल्व करना है। कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट बास्केटबॉल और बैडमिंटन, क्रिकेट बास्केटबॉल और बैडमिंटन खेलता है?
तो देखो अपना ये क्रिकेट खेल रहा है, बास्केटबॉल भी खेल रहा है और बैडमिंटन भी खेल रहा है। कौन है ये? जे से जगजीत। जगजीत ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़िए। आगे कह रहा है कि सभी चिलॉक्स का क्वेश्चन है, सभी जहाज नाव हैं, सभी जहाज, जितने भी जहाज हैं वो क्या हैं? नाव हैं। और सभी लंगर जो है वो जहाज हैं। सभी जो लंगर है, जो सभी लंगर है वो जहाज है। ओके ठीक। तो कह रहा है कि सभी जहाज नाव है और सभी लंगर जहाज हैं। अब हमें यहाँ पे करना है, देखिए सभी लंगर नाव है, जितने भी लंगर है वो नाव है। हाँ, सभी लंगर नाव है। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी लंगर नाव है, ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ जहाज लंगर हैं, कुछ जहाज जो है लंगर है। हाँ, ऊपर से जब नीचे आए तो कुछ वाला कंडीशन होगा, कुछ जहाज लंगर है। अब कह रहा है कि कोई लंगर नाव नहीं है, कोई भी लंगर नाव नहीं। नहीं, अभी कहा है कि सभी लंगर नाव है, तो ये तो गलत है। कुछ नावें लंगर है, कुछ नाव जो हैं वो लंगर है। हाँ, जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सिर्फ कुछ वाला कंडीशन होगा, कुछ नावें लंगर है, ये भी सही है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा और चौथा से ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय।